हेलो, मैं अरविंद माथुर, एसोसिएट प्रोफेसर इन फिज़िक्स, गवर्नमेंट एमएस कॉलेज बीकानेर। आज हम अल्टरनेटिंग करंट्स के कुछ टॉपिक्स पढ़ेंगे, मगर उससे पहले एक इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है जो फिज़िक्स में ये बताती है कि कुछ क्वांटिटी ट्रांसपोर्ट होती है, मगर ये दे कैन मूव, मगर एनर्जी जो करंट है वो एक कंटिन्यूस फ्लो की तरह होता है कि उसको हम ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते। इसलिए हम इसके लिए एक चार्ज डेंसिटी के लिए कंटिन्यूटी इक्वेशन निकालते हैं, जिसको डेल डॉट जे करंट डेंसिटी इंटू डेल डॉट टी इज इक्वल टू ज़ीरो। इसको निकालने के लिए सपोज़ मैं एक सरफेस इनक्लोज सरफेस लेता हूँ जो वॉल्यूम वी को इनक्लोज कर रहा है, और एक छोटा सा एक इनक्लोज ले रहा हूँ वॉल्यूम डी एलिमेंट, और वेक्टर जे और एस रिप्रेजेंट जो एरिया और करंट डेंसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। इसको प्रूफ करने के लिए हमने ऊपर जैसे उपरोक्त की तरह एक एरिया ले लिया, और हम ये जानते हैं कि अगर जे करंट डेंसिटी है, ये वेक्टर है, तो उस पॉइंट पे एरिया एलिमेंट डी एस है, तो चार्ज धारा जो बह रही है वो कितना हो जाएगा, करंट डेंसिटी इंटू सरफेस एरिया, तो जे डॉट डी एस हो जाएगा। तो अब इसके अंदर अगर मैं उस एरिया से निकलने वाले कुल धारा या कुल चार्ज का मान निकालना चाहूँ, तो मैं इस धारा का इंटीग्रेशन करूँगा तो आई डेल जे डॉट डी एस हो जाएगा। और अगर करंट डेंसिटी अनचेंज्ड है समय के साथ, तो धारा का मान को मैं Q और 3 बार डिफ्रेंसिएशन यानी मैं वॉल्यूम इंटीग्रेशन और रो dV होगा, जहाँ ये ट्रिपल इंटीग्रेशन का मतलब है कि वॉल्यूम है और रो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है। अगर हमें ये पता है कि टाइम रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ चार्ज है, तो इसके विद द सरफेस इज गिवन बाय इस इक्वेशन से दिया जाता है, माइनस डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू माइनस डेल टी बाई डेल टी। और द टोटल चार्ज क्रॉसिंग द एरिया, इसका ये हो जाएगा आई इज इक्वल टू जे इज इक्वल टू दिस। दोनों को इक्वेट करते हैं। गॉस के डाइवर्जेंस थ्योरम अगर मैं लगाता हूँ, गॉस का डाइवर्जेंस थ्योरम से मैं सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रल में कन्वर्ट करने के लिए ये इक्वेशन लगाया। इस इक्वेशन को लगाने से हम 3 बार डी इज इक्वल टू माइनस डेल वी बाई डेल टी वैल्यू पुट करेंगे, तो डेल जे इज इक्वल टू माइनस डेल पी बाई डेल टी, डेल जे इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी, और इनका जोड़ों के दे देंगे तो इनको डाइवर्जेंस डी, और ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है। इसके बाद इसके अंदर है कि हम अल्टरनेटिंग करंट के बारे में, जो मेन टॉपिक है हमारा अल्टरनेटिंग करंट, कि अल्टरनेटिंग करंट क्या है। एक इलेक्ट्रिक करंट है जो पीरियडिकली अपने डायरेक्शन को रिवर्स करता है। पिछले लेक्चर में मैंने आपको अलग अलग वेव फॉर्म, 4 तरह के इसके वेव फॉर्म दिखाए थे, साइन वेव, ट्रायंगुलर वेव, कॉम्प्लेक्स वेव और स्क्वायर वेव। ये सब अल्टरनेटिंग करंट्स हैं, मगर हम जनरली फॉर इजी कन्वर्जन हम साइन वेव को यूज़ करते हैं। और इसमें हम कुछ टर्म्स डिफाइन करना चाहते हैं। एक साइकिल है, एक साइकिल इज़ एक कंप्लीट पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज़ की एक ऑल्टरनेटिंग साइकिल इसको कहते हैं। इसके अंदर हम कहते हैं टाइम पीरियड, और इस टाइम को हम टाइम पीरियड को कहते हैं कि एक पूरी साइकिल को ऑल्टरनेटिंग को कंप्लीट करने के लिए जो टाइम लिया जाता है उसको एक टाइम पीरियड कहते हैं। फ्रीक्वेंसी, वो फ्रीक्वेंसी है कि एक सेकंड में उसने कितने टाइम पीरियड पर कितने साइकिल्स कंप्लीट किए, वो फ्रीक्वेंसी है। और हम इसको हम रेफरेंस पॉइंट से लेते हैं, और जनरली हम साइन वेव का इक्वेशन लेते हैं, तो आई इज इक्वल टू आई ज़ीरो साइन ओमेगा टी। सबसे पहले हम लेते हैं पीक वैल्यू ऑफ मैक्सिमम, पीक वैल्यू और मैक्सिमम। तो पीक वैल्यू वो हाईएस्ट वैल्यू जो एक करंट एक साइकिल में जाता है, उसको हम पीक वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू बोलते हैं। और इसको हम एक्चुअली एम्पलीट्यूड ऑफ करंट भी बोलते हैं, एम्पलीट्यूड। और पीक टू पीक वैल्यू इज पॉजिटिव से पॉजिटिव में पीक टू पीक, और नेगेटिव पीक टू पीक वैल्यूज आर रिटर्न को हम पी टू पी लिखते हैं, चाहे नेगेटिव साइकिल में हो चाहे पॉजिटिव साइकिल। इसके बाद एक टर्म आती है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ये इफेक्टिव वैल्यू ऑफ जो हम जनरली काम में लेते हैं। अब
और विच वाज जो हम इंस्ट्रूमेंट्स में जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट वोल्टमीटर या एमीटर में जो पढ़ते हैं वो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू होती है और जनरली उसको अंडर रूट 2 इंटू RMS वैल्यू। एवरेज वैल्यू हो जाएगा उसका वैल्यू का एवरेज। अब सबसे ये है कि अल्टरनेटिंग करंट्स में हम अपने जो बेसिक कंपोनेंट्स है का पहले तो हम उसका बेसिक कंपोनेंट्स का बिहेवियर स्टडी करेंगे और उसके बाद उसके इनका कॉम्बिनेशन। तो पहले मैं प्योर रेजिस्टेंस के बिहेवियर स्टडी कर रहा हूँ कि अब अल्टरनेटिंग करंट अगर हम प्योर ओमिक रेजिस्टेंस में लगाते हैं तो उसका बिहेवियर कैसा होगा। तो हम ये कहेंगे जब हम प्योर रेजिस्टेंस लगाते हैं तो हम कहते हैं कि जो करंट है जो रेजिस्टेंस है हम कहते हैं कि वो वोल्टेज और करंट एक फेज में रहते हैं और RMS वैल्यू इज गिवन बाय I इज इक्वल टू V/R और इसकी एक स्ट्रेट लाइन होगी। तो हम अगर करंट I इज इक्वल टू साइन इक्वेशन लें, अगर हमारा इम्प्लाइड वोल्टेज V इज इक्वल टू V0 साइन ओमेगा t है तो इक्वेशन ऑफ करंट I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा t जो इन फेज होगा मगर वो करंट की वैल्यू वोल्टेज से थोड़ी सी रेजिस्टेंस के कारण कम होगी। तो हम कह सकते हैं कि प्योर रेजिस्टेंस जो धारा और वोल्टेज एक ही दिशा में रहते हैं और जो हमने इस फिगर में आपको ग्राफ में बना दिया। अच्छा, नेक्स्ट है कि बिहेवियर ऑफ ऐसे सर्किट जिसमें पूर्ण प्योर धारिता है, सिर्फ धारिता है, यानी हम धारिता ले रहे हैं तो इसके अंदर ना तो हम इसका बीच में रेजिस्टेंस ले रहे हैं या कोई इफेक्ट ले रहे हैं। तो अगर हम इस एक AC में जिसमें प्योर धारिता है उसमें हम ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज V इज इक्वल टू V0 साइन ओमेगा t अप्लाई करें तो हमें ये एक ऑल्टरनेटिंग करंट मिलेगा जिसमें करंट को हम कहेंगे I इज इक्वल टू V अपॉन XC, जहाँ XC 1/ωc हो जाएगा और या उसको 1/2πωc जिसको अपन कैपेसिटिव इंडक्टेंस कहते हैं। एक सर्किट मैंने बना ही रखा है इसके अंदर जिसके अंदर आपके पास ये एक सर्किट है जिसमें कैपेसिटिव। जब इसको हम डायरेक्ट करेंगे हम जानते हैं कि फ्रीक्वेंसी 0 है तो x इनफाइनाइट हो जाती है, मगर अगर उसके अंदर कुछ वैल्यू है तो हम ये कहेंगे कि द करंट लीड्स द अप्लाइड वोल्टेज बाय 90 डिग्री। जो करंट है वो अप्लाइड वोल्टेज से 90 डिग्री आगे चलती है जैसे इस फिगर में दिखा रखा। अगर करंट 0 पे शुरू हो रहा है तो उसका पीक उससे शुरू हो रही है। तो ये उसका और इसका रिलेशन वोल्टेज का करंट का आ जाएगा I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा t प्लस π/2 इज इक्वल टू I0 कॉस ओमेगा t और इसके अंदर पावर डिसिपेशन होगा P इज इक्वल टू VI इज इक्वल टू V0 साइन ओमेगा t I0 कॉस ओमेगा t इज इक्वल टू V0 साइन ओमेगा t और अगर मैं इसका एवरेज पावर निकालूं तो एवरेज पावर विल बी 0। इसके बाद जो थर्ड जो हमारे पास एलिमेंट होता है वो इंडक्टेंस होता है, प्योर इंडक्टेंस। अगर एक सर्किट में है हमने वही वोल्टेज अल्टरनेटिंग वोल्टेज को अप्लाई किया तो जैसे ही हमने इंडक्टेंस लगाया तो इसके अंदर एक ऑपोजिट वोल्टेज V इज इक्वल I di/dt प्रोड्यूस होता है जो इन I के साथ इंटरफेरेंस करंट है। तो अगर मैंने तो इसका मतलब है कि द नेट वोल्टेज कितना हो जाएगा V0 साइन ओमेगा t माइनस L di/dt। अब से क्योंकि इंडक्टेंस है मगर हमने इसको प्योर इंडक्टेंस मांगा है, कोई रेजिस्टेंस नहीं मांगा, तो हैंस इट शुड बी 0। तो V इज इक्वल टू साइन ओमेगा t माइनस L di/dt इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा V0 साइन ओमेगा t L di और इनको बस सॉल्व करें तो हमारे पास ये आ जाएगा। और ये मानते हैं कि ये प्योर इंडक्टिव सर्किट है जो -π/2 से घूमता है और ये अपने पास इसके इक्वेशन आ जाएंगे जो इसके अल्टीमेटली इक्वेशन। थैंक यू।